अच्छा, देखें, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले एक टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में। ये नहीं कि हर जगह अप्लाई करना इसको शुरू करने, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में होल्ड करता है। इसलिए जो भी आइसोलेटेड सिस्टम आपको दिखाई दे वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने होल्ड करेगा। होता क्या आइसोलेटेड सिस्टम? देखें, ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, बल्कि सिस्टम के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंजेस आए, तो ऐसा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपने गैस फिल की हुई है। अब वो कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटीज में जो चेंजेस आएंगी, उनके मोमेंटम्स में जो चेंजेस आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके आपस के कोलिजन की वजह से आएंगी। मतलब एक मॉलिक्यूल मूव करता हुआ आता है, आके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, तो कोलिजन के नतीजे में दोनों के मोमेंटम में, दोनों की वेलोसिटीज में चेंजेस आएंगी। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं ये उस पूरे के वो जो पूरा सिस्टम है, कंटेनर और कंटेनर के अंदर मौजूद गैस, ये जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस उस सिस्टम के अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से आ रही हैं। किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। सो दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह अगर दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, बिलियर्ड बॉल्स मूव करती हुई आती हैं, आके आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन के नतीजे में दोनों के मोमेंटम में चेंजेस आएंगी। तो ये चेंजेस भी जो है ये उस सिस्टम, वो सिस्टम क्या है, दोनों बिलियर्ड बॉल्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंजेस आ रही हैं, बाहर से किसी फोर्स ने एक्ट नहीं किया। सो दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह गन बुलेट का सिस्टम है, जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो अब ये सिस्टम जो है गन और बुलेट पे मुश्तमिल है। तो देखें, जैसे ही फायर किया हमने तो बुलेट की स्पीड में भी चेंज आया पहले रेस्ट में थी दोनों, तो बुलेट की स्पीड, बुलेट के मोमेंटम में भी चेंज आया, और गन ने रिकॉइल किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो गन की भी वेलोसिटी और उसके मोमेंटम में चेंज आया। तो अब ये चेंज भी जो है ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। सो दैट सिस्टम इज आल्सो आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह जो फाइटर जेट्स होते हैं वो जब मिसाइल फायर करते हैं, तो अब ये जो पूरा सिस्टम है, फाइटर जेट और उसके अंदर मौजूद मिसाइल का सिस्टम, अब इन दोनों की वेलोसिटी में भी जो चेंज आएगा आफ्टर फायर, तो ये भी जो चेंज आ रहा है ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से आ रहा है, किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स ने एक्ट नहीं किया। सो दैट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी तरह का ऐसा सिस्टम कि जिसकी वेलोसिटी, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी मोमेंटम में जो चेंज आए वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से आए और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जी, ये मुझे बताएं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर हुआ किसे कहते हैं? यस सर। ओके, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये होल्ड करता है सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए होल्ड नहीं करता। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, एक को नाम दे दें ए का, दूसरी बॉल को नाम दे दें बी का। दोनों मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक हो गया। और ये वाली जो मूव कर रही है ये कर रही है वेलोसिटी u1 के साथ, और ये वाली बॉल मूव कर रही है वेलोसिटी u2 के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, या ऐसे करें, चलें ua और ub का नाम दे दें, इस तरह कर लें कि फर्स्ट बॉल को ए का नाम दिया तो इसकी वेलोसिटी को ua का नाम दे दें, और सेकंड बॉल को b का नाम दिया तो इसकी वेलोसिटी को ub का नाम दे दें। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मूव करते करते ये दोनों आपस में करती हैं कोलाइड, कोलिजन टेक प्लेस, और आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज में वेरिएशन आ जाएगा, दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। अब जो बॉल, जो ए बॉल है उसकी वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूं आफ्टर कोलिजन वी ए का, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। अब पहले वाली वेलोसिटी तो नहीं है, कोलिजन के बाद, टक्कर लगने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, तो पहले वाली वेलोसिटी अगर यू ए थी तो अभी वाली वेलोसिटी अब यू ए नहीं रहेगी बल्कि चेंज होगी है। तो चेंज होकर जो भी नई वैल्यू बनी उसको वी ए का नाम दे दिया। और जो दूसरी बॉल है बी, उसकी भी ज़ाहिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो यू बी से चेंज होकर वी बी बन गई, ठीक हो गया। तो इस तरह दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि ये यू ए वेलोसिटी जो है, यानी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉल, विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन ऑफ सेकंड बॉल, तभी तो कोलिजन होगा। वरना अगर ये वाली वेलोसिटी बड़ी होती तो फिर तो इनकी सेपरेशन में इजाफा ही होता चला जाता, फिर तो कोलिजन हो ही ना सकता। तो इसकी वेलोसिटी यू ए वेलोसिटी बड़ी होगी यू बी से, तभी कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं हो सकता।
ठीक हो गया, इतनी चीज क्लियर जी? यस सर। अच्छा, अब जरा देखें फिर, जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन होने के बाद हम कहते हैं कि कल परसों, कल तो क्लास नहीं हुई थी, परसों परसों आप लोगों ने एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट सीखी थी इम्पल्स वाले टॉपिक में, F मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू MVF माइनस MVI, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है, दैट चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम। ये फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स ने इस मोमेंटम को चेंज किया, और टाइम वो टाइम है कि जिस टाइम के दौरान ये मोमेंटम चेंज हुआ, या दूसरे अल्फाज में जितने टाइम तक ये फोर्स एक्ट करती रही। तो वो वाली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो देखें जरा, मैं उसी के मुताबिक ये मैं लिख सकता हूँ, F मल्टीप्लाई टी विल बी इक्वल टू, देखें जरा, MVF फाइनल वेलोसिटी। अभी मैं लिख रहा हूं फर्स्ट बॉल के लिए, फॉर बॉल ए, यहां पे लिख भी देता हूं, फॉर बॉल ए। अभी बॉल ए के लिए वो वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। तो देखें, बॉल ए के केस में फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉल ए की, उसे VA का नाम दिया हुआ है, तो लिखूंगा फिर मैं MVA, ठीक हो गया। और बॉल सॉरी, इसकी बॉल ए की फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, UA, तो ये लिखा MUA, ठीक हो गया। अब अगर इनके मोमेंटम्स की बात करूं, तो बॉल ए का मोमेंटम जो है उसे मैं नाम दे देता हूं MA का, इसे मैं नाम दे देता हूं MA का, और बॉल बी के मोमेंटम को नाम दे देता हूं MB का। तो फिर यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा MAVA एंड MAUA। जी, इतनी चीज क्लियर, कोई मसला इसमें? यस, यस एनी सर प्रॉब्लम? क्लियर। अच्छा, मजीद आगे फिर देखें, ये बॉल ए के लिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब मैं बॉल बी के लिए लिखता हूं, तो बॉल बी के केस में फिर क्या लिखा जाएगा, अगेन फॉर बॉल बी। बॉल बी के केस में क्या लिखूंगा मैं, अगेन F मल्टीप्लाई टी, और अब क्या लिखूंगा MBVB। देखें, MVF यानी मैस मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी, तो बी का मैस कितना है MB, सो MB लिखा, और बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी VB, सो ये लिख दिया VB, आगे माइनस का साइन, और अब लिखना है MVI। तो अगेन बॉल बी का मैस MB और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी UB, ठीक हो गया। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखिएगा, अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी, कोलिजन जब होगा, तो बॉल ए जो है बॉल बी पे फोर्स अप्लाई करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन साथ ही साथ बॉल बी जो है वो बॉल ए पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब अगर बॉल ए जो है बॉल बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, तो बॉल बी बॉल ए पे इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई होगी, तो अगर पहले वाली फोर्स F थी, तो अभी वाली फोर्स को फिर नाम दूंगा -F का। यस, ये चीज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मजीद आगे चलते हैं फिर। अब ऐसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे, तो पता है आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है, राइट हैंड साइड में ऐड होती है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ऐड करेंगे तो लिखेंगे F मल्टीप्लाई टी, और प्लस के साइन के बाद F मल्टीप्लाई टी, प्लस के साइन के बाद -F मल्टीप्लाई टी, दिस इज सर एक इक्वल दफा बता दो, माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया, देखें ये फोर्स F कौन सी वाली फोर्स है, अभी बॉल ए को हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो फोर्स F वो फोर्स है जो बॉल ए पे एक्ट कर रही है, ठीक है। यहां पे चले मैं लिख भी देता हूं, F फोर्स ऑन बॉल ए, ठीक हो गया। तो जब ये वाली F बॉल ए पे फोर्स है, तो जब यही स्टेटमेंट हम बॉल बी के लिखेंगे, बॉल बी के लिए जब यही स्टेटमेंट लिखेंगे, तो अब ये फोर्स F वो फोर्स होगी जो बॉल बी पे एक्ट करेगी, ठीक हो गया। और यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि बॉल ए और बॉल बी की जो फोर्सेस हैं, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहता है कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, या जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं,
तो वो दोनों फोर्सेस जो वो दोनों बॉडीज जो फोर्स अप्लाई करती हैं एक दूसरे पे, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती हैं। तो अब अगर ये वाली फोर्स एफ है बॉल ए पे, तो बॉल बी पे जो फोर्स होगी इक्वल मैग्नीट्यूड की होगी ना। तो इधर एफ था तो देखें यहां भी मैंने एफ लिखा, लेकिन ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। तो अब अगर वो वाली फोर्स प्लस एफ है तो ये वाली माइनस एफ हो जाएगी, इसलिए लिखा। आगे समझ? ओके सर, जी समझ अच्छा समझ आ गई। अच्छा, अब इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड कर दी, अब राइट हैंड साइड्स को मैं ऐड करता हूं। तो ये मैंने लिखा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, माइनस एम ए यू ए, आगे प्लस का साइन। नाउ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। आगे समझ बात की? अच्छा अब जरा देखिएगा, यहां से टी आ जाएगा कॉमन, और बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा एफ माइनस एफ, और ये आ गया मल्टीप्लाई टी कॉमन, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको भी रीअरेंज कर लें। देखें जरा, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम बनता है वो इक्वल होगा दोनों बॉल्स के कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के। अब देखें जरा, कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम ये दोनों मिलके बनाएंगे एम ए वी ए और एम बी वी बी। जरा ये बॉल ए का कोलिजन के बाद का मोमेंटम है और ये बॉल बी का कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि ये वाले दोनों जो हैं, ये और ये डबल टिक जिन पे मैंने लगाया, ये बॉल ए का कोलिजन से पहले का मोमेंटम है और ये बॉल बी का कोलिजन के बाद का मोमेंटम है। तो कोलिजन के बाद के मोमेंटम को हम आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो देखें जरा, इसको फिर मैं लिखूंगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी प्लस एम बी वी बी, इन्हें आपस में इकट्ठा कर लिया। ठीक हो गया? आगे है माइनस का साइन, जरा इन दोनों को भी इकट्ठा करने, तो इनका माइनस जो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइंस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक हो गया? अब ये एफ माइनस एफ, जाहिर है दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और देखें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये तो हो जाएगा पूरे का पूरा जीरो। ठीक हो गया? और इसको मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, आगे माइनस का साइन, और फिर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अच्छा ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? अभी एक स्टेप और इसका करना है, लेकिन इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि मोमेंटम में जो चेंज आया है, टोटल चेंज आया है, देखें ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, ऐसा ही है ना? अगेन देखें, ये है टोटल फाइनल मोमेंटम और ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो अगर ये टोटल फाइनल मोमेंटम, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट बता रही है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? इस पूरी स्टेटमेंट का फिर मतलब क्या हुआ? इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब हुआ टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम। अगेन फिर मैं बता रहा हूं, ये है टोटल फाइनल मोमेंटम और ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये बताएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो अब ये स्टेटमेंट हमें यह बता रही है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम ही हमने लिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसमें बेशक जितनी मर्जी आपस में उनकी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटीज में जितना मर्जी चेंज आए, उनमें से हर एक की इंडिविजुअल मोमेंटम में जितना मर्जी चेंज आए, लेकिन टोटल चेंज जो होगा, मोमेंटम का जो टोटल चेंज होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। ठीक हो गया? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अब इसी को मजीद अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं मॉडिफाई करके, जो कि फाइनल फॉर्म है इस पूरे के पूरी, ये पूरी जो है माइनस साइन के साथ, इसे उठा के मैं इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये बनेगा एम ए
UA plus MB UB and this is equal to MA UA plus MB UB। तो अब ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि इस पूरे टॉपिक में कोई मसला किसी को? सर सब क्लियर है। ओके, फिर ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर, डन। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए बोर्ड साफ कर लूं मैं। अच्छा देखें, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम तो अभी हमने देख लिया ना कि तमाम जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं उन सब में मोमेंटम कंजर्व ही रहता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्व होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी में भी अगर किसी किस्म का चेंज ना आए, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर उसमें भी किसी किस्म का चेंज ना आए तो वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, लेकिन और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो ऐसा कोलिजन जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन बन जाता है। अब इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स, तो नेचर में जो है कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, सवाए एक गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन्स के, उनके बारे में कंसिडर किया जाता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। वो क्यों ऐसा कंसिडर किया जाता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। बहरहाल पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नेचर में जो कोलिजन्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के अलावा के जो कोलिजन्स हैं, वो सारे के सारे इन इलास्टिक क्यों होते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती? तो सिंपल सी बात है, देखें जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के नतीजे में कुछ एनर्जी उनकी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है उनके दरमियान जो आपस की फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब हम उन कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक क्यों नहीं बना सकते? हालांकि परफेक्टली इलास्टिक बनाने की हम कोशिश भी करते हैं। जैसे दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, उनके दरमियान जो कोलिजन्स होते हैं वो भी इन इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक वो भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो चाहे कर लें, हम कभी भी उनके दरमियान से फ्रिक्शन खत्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है उनकी सरफेसेस को पॉलिश करके फ्रिक्शन मिनिमाइज तो हो जाती है, लेकिन कभी भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सकती। तो जब फ्रिक्शन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सकती तो इसका मतलब है हम कभी भी उन कोलिजन्स को परफेक्टली इलास्टिक नहीं बना सकते। ठीक हो गया? तो क्यों ये सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं वो इनइलास्टिक होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दो सरफेसेस। अच्छा, अब गैस मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स हैं उनको क्यों परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर किया जाता है? इस वजह से कि देखें, अगर एक कंटेनर के अंदर अगर हम गैस रखते हैं, अगर वो कोलिजन्स इन इलास्टिक होते, अगर परफेक्टली इलास्टिक ना होते तो एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन तो उनका जो है वो रिड्यूस होता जाता, कुछ ना कुछ एनर्जी तो उनकी वेस्ट होती जाती, और जब कुछ ना कुछ एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की वेस्ट होती जाती तो एक टाइम ऐसा आता कि एनर्जी वेस्ट करते 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 एनर्जी इस लेवल तक आ जाती कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा और गैसेस में सबसे ज्यादा। तो अब अगर उन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिनिमाइज होना शुरू हो जाती तो एक टाइम तो ऐसा आता कि वो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी इस हद तक वेस्ट कर चुके होते कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होते। लेकिन हम देखते हैं आपके घरों में भी गैस के सिलेंडर्स मौजूद होते हैं सर्दियों में अमूमन, कि वो कई कई महीनों तक गैस पड़ी रहे, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो गैस की गैस ही रहती है। हालांकि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गैस की गैस ही रहती है। वो ये उस गैस का मुद्दतों तक गैशियस फॉर्म में ही मौजूद रहना और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना होना इस चीज का प्रूफ है कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स हैं वो फिर यकीनी तौर पे इलास्टिक कोलिजन्स ही होंगे, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। वरना अगर मामूली से भी इन इलास्टिक होते तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती।
समझ आ गई है? तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो कोलिजन है उनको परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर किया जाता है। सॉलिड प्रूफ तो नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल सा प्रूफ है छोटा सा, सॉलिड प्रूफ तो अभी तक नहीं है इस बारे में, लेकिन ये है कि कंसिडर किया जाता है कि वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक होंगे। उनके अलावा जितने भी कोलिजन होते हैं नेचर में वो सारे के सारे इन इलास्टिक ही होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते। अब ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है इलास्टिक कोलिजन की, कहता है एक बिलियर्ड बॉल लें, उस बिलियर्ड बॉल को आप ड्रॉप करें फ्लोर के ऊपर, रिलीज कर दें सिंपली, तो वो फ्लोर के साथ कोलाइड करके दोबारा कहता है ऑलमोस्ट सेम हाइट तक आ जाएगी, तो वो कोलिजन ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक है। तो वहां भी देखें वो ऑलमोस्ट का वर्ड यूज कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक वो भी नहीं है। वरना अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो बार फिर तो क्या होता, वो तो कोलिजन कभी रुकते ही ना, वो बार बार सेम हाइट पे वापस आती बॉल, फिर जाके कोलाइड करती, फिर सेम हाइट पे आती, फिर कोलाइड करती, फिर सेम हाइट पे आती, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं कि कभी वो कोलिजन कंटिन्यू नहीं रहेंगे, कभी भी वो जो कोलाइड करने का प्रोसेस है वो जारी नहीं रहेगा, बल्कि कुछ देर तक तो वो कोलाइड करती रहेगी, हर कोलिजन के बाद वो पहले वाली हाइट से कुछ कम हाइट तक आएगी, और फिर उसके बाद उससे कुछ कम हाइट तक आएगी, और करते 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 उसकी हाइट जीरो हो जाएगी, जो कि इस चीज का प्रूफ है कि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं थे बल्कि इनइलास्टिक थे, तभी तो सेम हाइट तक नहीं आ रही थी। ठीक है, तो खैर इलास्टिक कोलिजन वो हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, और इनइलास्टिक वो हैं कि जिनमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक हो गया? तो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, बहुत कंजर्व, जबकि इन इलास्टिक जो है उसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ओनली मोमेंटम कंजर्व। हाँ जी, क्लियर? कोई मसला इसमें? यस सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें, वरना अपने पास नोट कर लें, नोट ना भी किया तो आपको याद हो ही चुका होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट यस आते हैं सर। फिर हम इलास्टिक